नमस्कार। आज बात करेंगे ब्रिटिश इंडिया की और ख़ास तौर पर उन स्ट्रैटेजीज़ की जो 1857 के बाद बनाई गई थी ताकि साम्राज्य पर पकड़ बनी रहे। ये सिर्फ हुकूमत की बात नहीं थी, बल्कि ये एक बहुत सोची समझी कंट्रोल की रणनीति थी। 1857 का जो विद्रोह था वो अंग्रेजों के लिए कह सकते हैं एक वेकअप कॉल था। इसने उन्हें अपनी पूरी स्ट्रैटेजी को नए सिरे से सोचने पर मजबूर कर दिया। सवाल ये था कि एक इतने बड़े सब कॉन्टिनेंट पर कब्जा कैसे बनाए रखा जाए, खास तौर पर तब जब उसने अभी-अभी अपनी एकजुट होकर लड़ने की जबरदस्त ताकत दिखाई हो। और बस यहीं से 1857 सिर्फ एक साल या एक तारीख नहीं रह जाता, ये एक टर्निंग पॉइंट बन जाता है। ये सिर्फ एक बगावत नहीं थी, ये इंडिया में ब्रिटिश पॉलिसीज में आए एक बहुत बड़े एक ज़मीनी बदलाव का सिंबल था। मतलब इसके बाद जो कुछ भी हुआ वो पहले से एकदम अलग था। तो यहाँ जो बात सबसे हैरान करती है वो ये है कि पॉलिसी में कितना बड़ा, कितना ड्रामेटिक चेंज आया। देखिए, 1857 से पहले कम से कम कहने के लिए ही सही एक इरादा तो था कि इंडिया को मॉडर्नाइज किया जाए, लेकिन विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने बिल्कुल खुली रिएक्शनरी पॉलिसीज अपना ली। उनका साफ मानना था कि भारतीय लोग सेल्फ गवर्नेंस के काबिल ही नहीं हैं, इसलिए अब बस एक ही चीज मैटर करती थी, कंट्रोल। सोशल रिफॉर्म्स वगैरह से हाथ खींच लिए गए। और तो और नेशनलिस्ट को काउंटर करने के लिए उन्होंने सोसाइटी के सबसे कंजर्वेटिव, सबसे रूढ़िवादी लोगों से हाथ मिलाना शुरू कर दिया। और ये जो कोट है ना, ये उस पूरी मानसिकता को सामने रख देता है जो इस नए रवैये के पीछे थी। चार्ल्स वुड, जो उस वक्त सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया थे, उन्होंने कहा, सरकार का सबसे नरम रूप भी तानाशाही है। मतलब अब प्रोग्रेस या रिफॉर्म का कोई दिखावा भी बाकी नहीं रहा। अब बात सीधी थी, सिर्फ और सिर्फ डोमिनेंस की, दबदबे की। तो सवाल ये है कि इस नए अप्रोच को लागू कैसे किया गया। पहली और सबसे बदनाम स्ट्रैटेजी थी डिवाइड एंड रूल, मतलब फूट डालो और राज करो। अंग्रेज इस बात को लेकर पक्के थे कि उन्हें दोबारा कभी भी एक यूनाइटेड इंडियन रिवोल्ट का सामना ना करना पड़े। और मजे की बात यह है कि ये कोई छिपी हुई स्ट्रैटेजी नहीं थी। यहाँ देखिए, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैमिल्टन खुद साफ साफ कह रहे हैं कि इंडियंस के बीच यूनिटी पॉलिटिकली बहुत खतरनाक है। वो टकराव और बंटवारे को बेहतर मानते थे, भले ही उससे एडमिनिस्ट्रेशन में दिक्कतें आए, क्योंकि उसमें रिस्क कम था। ये तो उनकी स्ट्रैटेजी का एक सीधा साधा कन्फेशन है। और ये सिर्फ एक आइडिया नहीं था, इसे बाकायदा जमीन पर उतारा गया। अंग्रेजों ने क्या किया, राजकुमारों को उनकी ही जनता के खिलाफ, एक रीजन को दूसरे रीजन के खिलाफ और जाति को जाति के खिलाफ भड़काया। और जो सबसे खतरनाक था, उन्होंने हिंदुओं और मुसलमानों के बीच की खाई को और गहरा किया ताकि एक यूनाइटेड नेशनलिस्ट मूवमेंट कभी खड़ा ही ना हो पाए। अच्छा, तो फूट डालने के अलावा अंग्रेजों को इंडिया में कुछ दोस्त, कुछ अलाइज भी चाहिए थे। तो उन्होंने किसे चुना? उन्होंने जानबूझकर सोसाइटी के सबसे ज्यादा रिएक्शनरी यानी कि पुरानी सोच वाले ग्रुप्स को अपना साथी बनाया। ये स्लाइड एक बहुत ही जबरदस्त कंट्रास्ट दिखाती है। एक तरफ थे पढ़े लिखे नेशनलिस्ट्स जिन्हें दुश्मन की तरह देखा गया। क्यों भरा? क्योंकि वो ब्रिटिश राज के एक्सप्लॉयटेटिव कैरेक्टर को समझ सकते थे, उसे एनालाइज कर सकते थे। और दूसरी तरफ थे जमींदार और लैंडलॉर्ड्स जिन्हें नेचुरल लीडर्स बताकर उनकी तारीफ की गई। सवाल फिर वही, क्यों? क्योंकि वो स्टेटस को, यानी जैसी व्यवस्था चल रही है उसे बनाए रखने में अंग्रेजों के काम आते थे। तो मतलब साफ था, यहाँ एक सीधी सादी डील थी। अंग्रेजों ने जमींदारों की पावर और उनके प्रिविलेज को प्रोटेक्ट किया और बदले में जमींदार ब्रिटिश हुकूमत के पक्के वफादार बन गए और जो नेशनलिस्ट मूवमेंट बढ़ रहा था उसके खिलाफ एक शील्ड की तरह काम करने लगे। अब इस पूरी सिस्टम ऑफ कंट्रोल को चलाने के लिए पैसा तो चाहिए था, और यहीं पर आती है ब्रिटिश रूल की तीसरी बड़ी स्ट्रैटेजी, इंडिया का इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, खास तौर पर लैंड रेवेन्यू सिस्टम्स के जरिए। और ये जो लाइन है, ये ब्रिटिश लैंड पॉलिसीज के क्रूर मकसद को एकदम साफ कर देती है। बात किसी फेयर टैक्सेशन की थी ही नहीं, बात सिर्फ और सिर्फ एक थी, किसानों की भलाई की कोई परवाह किए बिना जमीन से जितना हो सके उतना पैसा निचोड़ना। तो इस एक्सप्लॉयटेशन को लागू करने के लिए 3 मेन सिस्टम बनाए गए। पहला था जमींदारी सिस्टम, जिसमें जमींदार किसानों से टैक्स लेकर सरकार को देते थे। दूसरा था रैयतवाड़ी, जहां सरकार सीधा किसानों यानी रैयत से टैक्स लेती थी। और तीसरा महलवाड़ी सिस्टम, जिसमें पूरे गांव को, जिसे महल कहते थे, मिलकर टैक्स देना होता था।
ये चार्ट दिखाता है कि ये सिस्टम्स कितने बड़े एरिया में फैले हुए थे। देखिए, अकेले रैयतवाड़ी सिस्टम ही ब्रिटिश इंडिया के आधे से ज्यादा हिस्से, मतलब 51% हिस्से को कवर करता था। तो ये कोई छोटे मोटे लोकल एक्सपेरिमेंट नहीं थे, ये पूरे सब कॉन्टिनेंट में कंट्रोल और एक्सप्लॉयटेशन के बहुत बड़े विशाल सिस्टम थे। और ये बोझ कितना भारी था? रैयतवाड़ी सिस्टम में सरकार नेट प्रोड्यूस का 55% तक मांग सकती थी। 55%! सोचकर देखिए, अपनी मेहनत की कमाई का आधा से ज्यादा हिस्सा सरकार को दे देना। ये एक ऐसा जबरदस्त बोझ था जिसने न जाने कितने किसानों को गरीबी और कर्ज के जाल में फंसा दिया। तो इन स्ट्रैटेजीज के अलावा और क्या था जो इस पूरे सिस्टम ऑफ कंट्रोल को एक साथ जोड़े हुए था? ये सिर्फ इकोनॉमिक और पॉलिटिकल चालें नहीं थी, इसमें आइडियोलॉजी और सप्रेशन यानी दमन के तरीके भी शामिल थे। अंग्रेजों ने अपनी पकड़ को मजबूत करने के लिए और भी कई तरीके अपनाए। उन्होंने प्रेस की आज़ादी पर रोक लगा दी, एजुकेशन और हेल्थ जैसी ज़रूरी सोशल सर्विसेज को जानबूझकर डेवलप नहीं किया, और इन सब के ऊपर अपने रूल को जस्टिफाई करने के लिए उन्होंने वाइट रेसिज्म यानी नस्लवाद की विचारधारा का सहारा लिया। जैसे कि 1878 का वर्नैक्युलर प्रेस एक्ट, ये इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। जैसे ही इंडियन लैंग्वेजेस की अखबारों ने नेशनलिस्ट आवाज उठानी शुरू की, ब्रिटिश सरकार ने उन्हें चुप कराने में बिल्कुल देर नहीं लगाई। मैसेज एकदम क्लियर था, बोलने की आज़ादी सिर्फ उन्हें थी जो सरकार की लाइन पर चलते थे। और आखिर में सारी बात आकर एक बेसिक बिलीफ पर टिक जाती है। जैसा कि लॉर्ड एल्गिन ने कहा था, हम सिर्फ इस बात के दम पर राज कर सकते थे कि हम डोमिनेंट रेस थे। नस्ल के आधार पर खुद को बेहतर समझना कोई एक्सीडेंट नहीं था, ये ब्रिटिश कॉलोनियल पॉलिसी की बुनियाद थी, उसका फाउंडेशन था। तो ये सब हमें एक आखिरी बहुत ज़रूरी सवाल पर लाके छोड़ देता है। एक ऐसा सिस्टम जो प्रोग्रेस के लिए नहीं बल्कि सिर्फ कंट्रोल के लिए बनाया गया हो, उसकी लेगेसी क्या होती है? ये सारी पॉलिसीज, डिवाइड एंड रूल, पुरानी सोच वालों से दोस्ती और ज़बरदस्त इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, ये सब अपने पीछे एक बहुत कॉम्प्लेक्स और दर्दनाक विरासत छोड़ गए। एक ऐसी विरासत जिसका असर आज भी हमारी सोसाइटी में गहराई तक महसूस किया जा सकता है।